हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक क्लाइंट सुनील ने मुझसे कहा कि भाविन, मुझे जो है 50,000 रुपीज की मंथली रिकरिंग इनकम जनरेट करनी है, तो मुझे क्या करना होगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर सकते हैं, जो आपको भी रिकरिंग इनकम 50,000 रुपीज की जनरेट करके दे सकते हैं। तो यूजुअली जो 50,000 रुपीज का रिटर्न जनरेट होगा, उसके लिए सुनील के पास एक कैपिटल होना चाहिए। अब वो कैपिटल का अमाउंट कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि सुनील उस कैपिटल पर कितना रिस्क और कितना रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो सबसे जो पहला इन्वेस्टमेंट व्हीकल है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। और फिक्स्ड डिपॉजिट हम सबको पता है कि बहुत ही लो रिस्क होता है। अब मान के चलते हैं कि अगर सुनील को 4% का पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलता है, यानी टैक्स भरने के बाद, यानी मान लेते हैं एफडी 6% का रिटर्न जनरेट करती है, वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो टैक्स भरने के बाद उनको 4% का अगर रिटर्न मिलता है, तो इस केस में सुनील के पास 1,50,00,000 रुपीस की अगर एफडी है, तो उस एफडी पर सुनील को 50,000 रुपीस का मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मान के चलते हैं, फिलहाल हमने 4% पोस्ट टैक्स रिटर्न कंसिडर किया, लेकिन अब अगर हम इस रिटर्न को 4% से बढ़ा के 5% कर देते हैं, 1% से हम उसको बढ़ा देते हैं, तो इन दिस केस टू जनरेट द सेम 50,000 रुपीज ऑफ रिकरिंग इनकम, सुनील के पास कैपिटल होना चाहिए 1,20,00,000 रुपीस का। आपने देखा क्या हुआ, पहले अगर हमने 4% कंसिडर किया था तो हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो था 1.5 करोड़, लेकिन अगर हमने 4% की जगह पे अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन को 5% कर दिया, तो हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,50,00,000 रुपीस से घटकर जो है 1,20,00,000 रुपीस हो चुका है। तो यही पॉइंट मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि सुनील के कैपिटल पर वो कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। चलिए, तो अब हम एक रिस्क को समझते हैं। ये जो एफडी है, ये 50,000 रुपीस का सुनील को जो है रिकरिंग इनकम तो देगी, लेकिन हमें एक चीज को समझना है कि महंगाई भी बढ़ेगी। यानी इस साल अगर सुनील को 50,000 रुपीस से अगर वो अपना घर चला पा रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसका खर्चा बढ़ जाएगा और उसे जो है 50,000 की जगह पर 8% इन्फ्लेशन की वजह से 54,000 रुपीस चाहिए होंगे। लेकिन जो एफडी है वो तो उसे 50,000 का ही रिटर्न देगी। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि इवेंचुअली 9 साल 10 साल बाद उसका आज का 50,000 का जो खर्चा है वो बढ़ के 1,00,000 रुपया हो चुका होगा, लेकिन एफडी तो 50,000 का ही रिटर्न देती रहेगी। तो यहाँ पे इवेंचुअली उसका जो कैपिटल है 1.5 करोड़ का, वो भी यूज होना शुरू हो जाएगा और कुछ समय बाद सुनील का ये कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो एफडी में लो रिस्क तो है, लेकिन टैक्सेशन भी ज्यादा है और रिटर्न भी बहुत कम है। तो एफडी का ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन दैट यू शुड लुक एट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज इंडिया में आप किसी भी शहर में चले जाओ तो एवरेज जो रेंटल यील्ड है, मेंटेनेंस निकालने के बाद, टैक्स को निकालने के बाद, वो है अप्रोक्सीमेटली 2%, विच मीन्स कि अगर सुनील 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पर उसे महीने का 50,000 रुपीस का रेंट आएगा इन हैंड, यानी मेंटेनेंस टैक्स वगैरह काटने के बाद। लेकिन प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं, 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा 50,000 का मंथली रिटर्न जनरेट करने के लिए, पहली बात। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी को बेचना है तो प्रॉपर्टी इज वेरी इलिक्विड एसेट, उसे बेचना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होगा, अनलाइक एफडी, जैसे कि एफडी में हमने समझा कि वो 50,000 रुपीस के विड्रॉल को नहीं बढ़ा पाएगा, ऑल्दो महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी में उसे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में अगर प्रॉपर्टी का रेट 7-8% से अगर अप्रिशिएट होता है, जो कि इन्फ्लेशन का भी रेट है, तो जो सुनील का रेंट है वो भी समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर केसेस में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन प्रूफ है, यानी समय के साथ उसका रेंट भी बढ़ता जाएगा
और जो कैपिटल अमाउंट है प्रॉपर्टी में जो उसने इन्वेस्ट किया है वो भी अप्रिशिएट होता जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया में ज्यादातर सिटीज में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मिलने वाला रेंट थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 4.5% का नेट रेंट है, यानी मेंटेनेंस टैक्स वगैरह काटने के बाद, तब सुनील की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो करीब करीब 1,35,00,000 रुपीस के आसपास होनी चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि वो 50,000 रुपीस का मंथली इन हैंड रेंट जनरेट कर पाएगा। लेकिन कई सारे शहरों में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मिलने वाला यील्ड नेट 10% माइनस मेंटेनेंस और टैक्स, यानी नेट 8% होता है। अब ऐसे केस में अगर वो कोई ऐसी सिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 लाख रुपीस होनी चाहिए, तब जाकर उसके हाथ में 50,000 रुपीस की जो रेंटल इनकम है वो जनरेट होगी। अगेन कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी रेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में ज्यादा अप्रिशिएट होता है। तो यहां पर इट इज अ इन्फ्लेशन प्रूफ स्ट्रेटेजी, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ सुनील के हाथ में आने वाला रेंट भी बढ़ेगा। लेकिन हम हर बार ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारे केसेस में कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो प्रॉपर्टी के दाम गिरे भी है और कई बार तो कई सालों तक रेंट नहीं भी बढ़ते हैं। अगेन कमर्शियल प्रॉपर्टी भी इज अ वेरी हाईली इलिक्विड एसेट, उसे बेचते समय पर हम उसे इजीली बेच नहीं सकते। एंड अगेन इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ज्यादा का लगता है। तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप शोरूम देख सकते हो, शॉप देख सकते हो या वेयरहाउस देख सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। सो द फोर्थ ऑप्शन इज रिट्स। रिट्स इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, इतना पैसा आपके पास है नहीं, तो रिट्स इज द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। अगर आप 50,000 रुपीज का मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो रिट्स ऑन एन एवरेज इंडिया में 6% तक का डिविडेंड देते हैं। अब ये रिट्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये कई सारे इन्वेस्टर्स से अपना जो है पैसा कलेक्ट करते हैं और उन पैसों को वो तरह तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। उन कमर्शियल प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी होता है, जैसे कि ऑफिस स्पेस। तो अगेन अगर आपको 50,000 रुपीज का रेगुलर इनकम जनरेट करना है, ऑन एन एवरेज अगर हम 6% का डिविडेंड एक्सपेक्ट करें, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 करोड़ है तो हमें 50,000 रुपीज का मंथली रिकरिंग इनकम रिट्स में से हम जनरेट कर सकते हैं। तो रिट्स इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये ज्यादा लिक्विड होता है, इनमें आपको बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं करना पड़ता प्रॉपर्टी की तरह। तो दिस कुड बी अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू द कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन की। सो दैट इज डिविडेंड स्टॉक्स। अगर आप कोई ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, सो व्हाट इज डिविडेंड? बेसिकली कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के बीच, उसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। अगेन इंडिया में ऑन एन एवरेज डिविडेंड यील्ड हम समझ सकते हैं 2.4-2.5%। यानी अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको सालाना 6 लाख रुपए तक का डिविडेंड मिल सकता है अगर आप अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो अगेन यहाँ पे रिस्क क्या है? कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करे प्रॉफिट। किसी साल अगर प्रॉफिट कम हुआ या कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें ग्रो करने के लिए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको डिविडेंड नहीं देंगे। अगेन ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पे अगर स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, ऊपर चला गया, तो आपके कैपिटल का जो आपका कैपिटल है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में हम कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज हम अज्यूम कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें 9% तक का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर 9% का रिटर्न चाहिए तो हमारा कैपिटल 50,000 रुपीज की इनकम जनरेट करने के लिए 67 लाख रुपीज के आसपास होना चाहिए। लेकिन यह गलत होगा। क्यों? 9% यूजुअली देयर इज अ थंब रूल कि हमें 4% से ज्यादा विड्रॉ नहीं करना चाहिए। सो विच मीन्स कि अगर आपका कैपिटल 1.5 करोड़ है, उस पे अगर आपको 9% का रिटर्न मिलता है, विच इज क्लोज टू 1,12,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन हम 1,12,000 रुपीज में से सिर्फ 50,000 रुपीज ही विड्रॉ करेंगे और बाकी का पैसा हम उसको ग्रो होने देंगे। क्यों?
क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो हमें 50,000 रुपीज से ज्यादा का विड्रॉल भी करना पड़ेगा समय के साथ। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि हम 4% ही विड्रॉल करेंगे, तो SWP में अगर आपको 50,000 रुपीज का रेगुलर इनकम जनरेट करना है एवरी मंथ, तो आपका कैपिटल होना चाहिए 1.5 करोड़ रुपीस, तब जाके कैपिटल भी अप्रिशिएट होगा। आइए इसको समझते हैं एक छोटे से स्क्रीनशॉट के साथ। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर हम देखें किसी के पास 1 करोड़ 50 लाख रुपीस का कैपिटल है और अगर वो 50,000 रुपीस का मंथली विड्रॉल करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने टोटल 6 लाख रुपए निकाले होंगे। लेकिन उनका जो कैपिटल है, क्योंकि उस पे 9% का हम रिटर्न अज्यूम कर रहे हैं, वो 1 करोड़ 50 लाख रुपीस से बढ़कर 1 करोड़ 57,77,000 रुपीस हो चुका होगा। लेकिन अगर हम 13th मंथ में देखें तो वो 1 करोड़ 57 लाख रुपीस में से 54,000 रुपीस का विड्रॉल करना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि 8% से महंगाई बढ़ेगी, तो उनका जो विड्रॉल है वो 50,000 से बढ़ा के उन्हें 54,000 रुपीस करना होगा। लेकिन फिर भी 9% रिटर्न के हिसाब से नेक्स्ट ईयर के एंड में भी जो 1 करोड़ 50 लाख रुपीस का कैपिटल था, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वो बढ़ के 1 करोड़ 65,76,000 रुपीस हो जाता है। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे 9% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा विड्रॉल हम 50,000 रुपीस या 4% के आसपास ही रख रहे हैं, जिससे कि कैपिटल भी ग्रो हो रहा है और इवेंचुअली हम हमारे विड्रॉल को भी समय के साथ इन्फ्लेशन के साथ बढ़ा पा रहे हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल का एक रिस्क ये है कि अगेन दिस इज अ इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, तो कभी अगर मार्केट गिरा तो आपका कैपिटल भी कम हो सकता है और इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म का सोचकर ही इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका रिस्क आपको समझकर ही इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन, अगर आप भी अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज, वेकेशंस पर जाना, कार खरीदना, आपको एक चीज का ख्याल करना है कि महंगाई रुकने वाली नहीं है, लेकिन आपकी इनकम एक एज के बाद रुक जाएगी। तो अगर आप भी अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप चाहे तो आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक कर दीजिए, नहीं सीखने मिला तो डिसलाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर संडे और वेडनेसडे एक अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने वाला वीडियो अपलोड करते हैं एंड आई कैन अश्योर यू कि आपका नॉलेज बढ़ने ही वाला है इन वीडियोस को देखकर। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।